नमस्कार। किसान भाइयों, बरसात का मौसम है और आपकी मेहनत, इन्हें देखते हुए मेरे जहन में कुछ पंक्तियां आती है कि वो उजली बूंदों में सपने नए सजाता है। तन मन रंग मिट्टी के रंग में श्रम के फूल खिलाता है। वो किसान जिसकी मेहनत ने विजयी ध्वज लहराया। बरखा का मौसम है आया, बरखा का मौसम है आया। और बरसात के मौसम के साथ ही एक जिम्मेदारी भी आती है हम सबकी, ना सिर्फ किसानों की बल्कि आम जनता की भी, कि वो बरसात के इस पानी का संचयन करे। और रही बात किसानों की, तो किसानों के लिए तो बरसात का मौसम वैसे भी बहुत मेहनत लेकर आता है। इस समय हमें खेती बाड़ी में क्या विशेष कृषि क्रियाएं करनी है, किस तरीके से कृषि आदानों का प्रबंधन करना है, इस विषय पर हमें जानकारी देंगे हमारे आज के विशेषज्ञ राम गोपाल शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि। शर्मा साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि कृषि क्रियाएं बरसात के मौसम में बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे किसान जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी कृषि क्रियाएं हैं जो इस समय किसान को करनी चाहिए। ये बहुत उपयुक्त प्रश्न है किसान भाइयों। आज जैसा कि अपन देख रहे हैं, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों के अंदर अच्छी वर्षा रिपोर्ट हुई है और कुछ जिलों के अंदर अतिवृष्टि की भी संकेत हमारे पास में मिले हैं। जहाँ तक बुआई का क्षेत्र है, अभी तक राज्य के अंदर लगभग 70% क्षेत्र में बुआई हुई है और 30% क्षेत्र अभी भी बुआई से शेष है। तो जहाँ तक फसलों की अवस्थाओं की स्थिति है, अधिकांश जगह पर फसलें 30 से 32 दिन की अवस्था और इससे छोटी अवस्था में हैं। और ऐसी अवस्था में जहाँ कहीं भी अतिवृष्टि रिपोर्ट हुई है, वहाँ के किसान भाइयों से मेरा सबसे पहले आग्रह यह है कि यथासंभव जल निकास का कार्य उनको हाथ में लेना चाहिए। जो छोटी फसलें हैं, जैसे दलहनी में सोयाबीन है, उड़द है, मूंग की फसलें हैं, या जहाँ पर तिलहनी फसलों के अंदर बुआई हो रखी है और बहुत छोटी अवस्था में फसलें हैं, उन पे यथासंभव जल निकास का कार्य करना चाहिए। खेतों में जल भराव न हो, ढलान वाली जगह के ऊपर अपनी मेड़ को तोड़कर जो अधिक पानी खेत में भरा है उसको तत्काल निकालना चाहिए। और इस निकाले हुए पानी को यदि अपन फार्म पॉन्ड्स में या डिग्गी में उनमें संरक्षित कर लें तो वो बहुत ही उपयुक्त कार्य होगा, क्योंकि उस पानी को फिर अपनी आवश्यकता होने पर ऊपर अपन उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही फसलों के अंदर जैसे ही फील्ड कंडीशन में आते हैं, अपने को उर्वरकों की उसमें आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करना है। तो ये मुख्य कार्य हैं जो इस समय किसान भाइयों को करने चाहिए। जी बिल्कुल। शर्मा साहब ने बताया कि इस वक्त हमारे प्रदेश में कहीं कहीं बुआई हो चुकी है और कहीं बुआई से वंचित रह गए हैं। ऐसे में जहां बुआई हो चुकी है और फसलें 30 से 35 दिन की हो चुकी हैं, शर्मा जी, साहब ये जानना चाहेंगे कि वहां फसलों में कौन कौन से उर्वरक देने चाहिए और उनकी मात्रा क्या होनी चाहिए। ये बड़ा उपयुक्त प्रश्न है आपका। किसान भाइयों को जहां पर 30 से 35 दिन की अवस्था में फसलें हो चुकी है, उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो नत्रजन जितनी सॉइल हेल्थ कार्ड में सिफारिश की गई थी, उसकी आधी मात्रा खड़ी फसल में देनी होती है। जैसे मैं मक्का की बात करूं तो मक्का में औसतन 90 से 100 किलो नत्रजन देनी होती है। इस 100 किलो नत्रजन की आपूर्ति के लिए अनुमानित 220 किलो यूरिया का उपयोग होता है। तो जो आधी मात्रा है, अर्थात 110 किलो यूरिया है, वो 2 डोज में मक्का में देना चाहिए। पहला 30 से 35 दिन की अवस्था पे, डोज जो है वो 45 दिन की अवस्था पे, जब माजर निकलने लगते हैं तब देना चाहिए। तो इसी प्रकार बाजरे के अंदर भी लगभग 60 से 90 किलो नत्रजन अपने को देनी होती है। अर्थात 60 से 90 किलो का मतलब ये हो गया कि 45 किलो नाइट्रोजन आपको खड़ी फसल में देनी है, जिसके लिए 100 किलो यूरिया चाहिए और उसको भी 2 डोज में देना चाहिए। जब बाजरा आपका 30 दिन का है, उस समय आप 50 किलो यूरिया देवें प्रति हेक्टेयर, और 50 किलो जब बाजरा आपका 45 दिन की अवस्था पे आ जाता है उस समय देवें। यूरिया का उपयोग करते समय एक विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि जहां खेत में पानी भरा हुआ है, ऐसी अवस्था में यूरिया नहीं छिड़कना चाहिए। यूरिया छिड़कने से पहले खेत में जितना एक्सेस पानी है, अधिक जल है, उसका बाहर निकासी हो जानी चाहिए अथवा रिसाव हो जाना चाहिए। और जब फील्ड कंडीशन में आ जाता है, अर्थात खेत बाढ़ आने की स्थिति में आ जाता है, उस समय आपको यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। यूरिया सामान्यतः दोपहर के बाद छिड़कना चाहिए ताकि पत्तियों पर नमी न हो
और यूरिया के दाने पत्तियों पर न ठहरे। इनको तिरछा बुरकाव करना चाहिए ताकि ये खेत में चले जाए, जमीन के संपर्क में आए और नमी में घुलकर ये पौधों को मिल जाए। शर्मा साहब, ये तो बात हुई कि जो पौधे 30 से 35 दिन के हो चुके हैं उनमें किस तरीके से यूरिया देना है या उर्वरक देने हैं। लेकिन जो फसल हमारी अभी 15 से 20 दिन की ही है, उसमें किस तरीके से उर्वरक देना है, क्या मात्रा का ध्यान रखना है, क्या प्रक्रिया होगी? ये बात सही है कि किसान भाई अक्सर नमी को देखते हुए फसल को जल्दी यूरिया देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मेरी किसान भाइयों को सलाह है कि जब तक 25 से 30 दिन अवस्था पे नहीं आ जाते, चूंकि अपन ने बुआई पूर्व नत्रजन दे रखी है जो करीब 25 से 30 दिन तक पौधों को प्राप्त हो रही है, उसकी अवस्था के बाद ही यूरिया देना चाहिए। आप इस नमी या उपलब्ध जल को देखते हुए पहले ही अगर यूरिया का बुरकाव करते हैं तो नत्रजन की मात्रा जो सब छोटे पौधे हैं उनको पूरी उपयोग में नहीं आ पाएगी और उसका जो लॉसेस हैं, हानि होने का, जो क्षरण होने का चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो अतः मेरी किसान भाइयों को ये राय है कि जो छोटी अवस्था की 15-20 दिन की अवस्था की फसलें हैं उनमें यूरिया न दें। परंतु जिन फसलों के अंदर आपको कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि पीलापन नजर आ रहा है अधिक जल भराव के कारण, या अपन ने बुआई पूर्व पूरी मात्रा में उर्वरक नहीं दिए हैं सिफारिश के, ऐसी फसलों में आवश्यक रूप से आपको यूरिया देना ही देना चाहिए। और यदि सॉइल हेल्थ कार्ड की सिफारिश के अनुसार कोई सूक्ष्म तत्वों की भी कमी है तो सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति भी इस अवस्था पे की जा सकती है। जैसे अनाज वाली फसलों में अक्सर जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट की कमी नजर आती है। इसी प्रकार मूंगफली की इस समय तेजी से बढ़वार होती है तो मूंगफली के अंदर भी आपको फेरस अर्थात लोह तत्व की कमी नजर आती है। इसके कारण पत्तियां उसकी नसों को छोड़कर, बाकी सिराओं के छोड़कर बाकी जगह पर पीलापन नजर आता है। तो ऐसी जगह के ऊपर उनको जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट नामक जो उर्वरक हैं उनको इस समय दिया जा सकता है। और जहां बेसल में नत्रजन नहीं दी है बुआई पूर्व, वहां पे यूरिया भी दिया जा सकता है। परंतु यदि बुआई पूर्व पूरे उर्वरक दे रखे हैं तो आपको 10 दिन इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल। शर्मा साहब, अब जानना चाहेंगे कि एक नया शब्द किसानों के जीवन में आया है, नैनो यूरिया, जो भारत सरकार ने जारी किया है। ऐसे में ये नैनो यूरिया क्या है और किसान को इसकी कितनी मात्रा अपनी फसल में देनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। ये आपका कथन सही है पूर्णतः कि नैनो यूरिया से अभी किसान पूरी तरह से परिचित नहीं है। नैनो यूरिया एक तरह का तरल पदार्थ है। इसको एक कोऑपरेटिव संस्था है इफ़को जिसने पेटेंट करवाया है और उसी को भारत सरकार ने विनिर्माण और विक्रय की अनुमति दी है। राजस्थान राज्य में भी सरकार ने इस उर्वरक को अनुमति दी है और ये अपने सहकारी समितियों के माध्यम से विपणन चल रहा है। इस नैनो यूरिया में ये यूरिया का ही विकल्प है। जो अपने 45 किलो का एक कट्टा यूरिया अपन लाते हैं जिसमें 46% नत्रजन होती है, उसको सामान्यतः अपन 1 एकड़ खेत के लिए सिफारिश करते हैं। उसी का मिलता जुलता ये विकल्प है कि यदि इस 500 ग्राम जो 500 मिलीलीटर लिक्विड है, मतलब तरल है, इसको यदि हम 150 लीटर पानी के अंदर घोल के 1 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन का मतलब होता है लगभग 0.4 हेक्टेयर जमीन, इसके अंदर छिड़काव कर दें तो इसका लगभग उतना ही परिणाम मिलता है जितना 1 कट्टा यूरिया का मिलता है। क्योंकि 1 कट्टा यूरिया में काफ़ी अधिक मात्रा में नत्रजन जाती है जिसमें से बहुत कम मात्रा ही पौधों को मिल पाती है, बाकी वायुमंडल में जाती है या जमीन के अंदर नमी के साथ नीचे चली जाती है, अर्थात वो पर्यावरण को दूषित करती है। तो इस पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से और नत्रजन के सही उपयोग की दृष्टि से यदि हम नैनो यूरिया का घोल छिड़काव कर दें 1 एकड़ के ऊपर 1 बोतल का, तो ये सीधा पौधों को उपलब्ध होगा। इसमें नत्रजन का वेस्टेज न के बराबर है, अर्थात उसका किसी प्रकार से अन्य लॉसेस नहीं है, सीधा पौधों को मिलता है। उसकी जैविक क्रियाओं में ये नत्रजन संगठक के रूप में आ जाती है और पौधों की अच्छी बढ़वार होती है, अच्छी उपज होती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। आज हम बात कर रहे हैं बरसात में कौन सी मुख्य कृषि क्रियाएं किसानों को करनी चाहिए, साथ ही साथ कृषि आदानों का प्रबंधन किस तरह किया जाए। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के विशेषज्ञ राम गोपाल शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि। कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत करते हैं शर्मा साहब, और जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि किस तरीके के पोषक तत्वों की ज़रूरत किसानों को खेतीबाड़ी में पड़ती है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं खेतों में।
इसका प्रबंधन किस तरह किया जाए ताकि फसल को नुकसान ना हो? ये किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खरीफ की फसलों में राजस्थान में कई इलाकों के अंदर हल्की क्षारीयता और लवणीयता के कारण और लगातार एक ही फसल जैसे बाजरा बाजरा रिपीटेडली बोने के कारण, या जहाँ पर सोयाबीन का क्षेत्र है वहाँ लगातार सोयाबीन फसलों की बुआई के कारण जमीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं, विशेष पोषक तत्वों की कमी उत्पन्न हो जाती है। अपने तीन मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिनकी पूर्ति सामान्यतः प्रत्येक किसान करता ही करता है। परंतु अधिकांश किसान भाई सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को नज़रअंदाज कर देते हैं और ये लागत में काफ़ी कम और मात्रा में भी कम चाहिए, परंतु फसल के उत्पादन पर बहुत अधिक असर डालते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि तिलहनी फसलों के अंदर सल्फर तत्व की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। तो तिलहनी फसलों में हमारी अभी मूंगफली है और सोयाबीन है और तिल की फसल है। इन फसलों को जब कभी भी हम उर्वरकों की चयन करें तो हमारे को ऐसे उर्वरकों का चयन करना चाहिए जिनमें सल्फर तत्व जा रहा हो। इसी प्रकार जैसे मूंगफली की जो फसल है उसके लिए लौह तत्व की विशेष आवश्यकता रहती है और कैल्शियम की विशेष आवश्यकता रहती है। तो लौह तत्व की पूर्ति के लिए हम फेरस सल्फेट नामक खाद को उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम और सल्फर की कमी के लिए हम दोनों की पूर्ति एक साथ करना चाहें तो जिप्सम नाम का एक बहुत ही सरल और अपने यहाँ पर मिनरल पाया जाता है जिप्सम, जिसको कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट जो है वो जिप्सम के रूप में बहुत आसानी से अपने को बाजार में मिल उपलब्ध है। इस पे विभाग की तरफ से आधी छूट भी उपलब्ध होती है और ये तिलहनी और दलहनी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें कैल्शियम और सल्फर दोनों ही होते हैं। तो इसको 250 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से किसान भाइयों को उपयोग करना ही करना चाहिए। इससे उत्पादकता पे काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंदर जब मिट्टी का विश्लेषण करते हैं प्रयोगशाला के वैज्ञानिक, तो उसमें लिखते हैं विशेषतः कि इसमें लौह तत्व की कमी है या इसमें जस्ता तत्व की कमी है या कॉपर की कमी है या बोरोन की कमी है या मैग्नीशियम की कमी है, मैग्नीज की कमी है। तो ये जो सूक्ष्म तत्व जितनी मात्रा में कम बताए गए हैं उनकी पूर्ति करने के लिए संबंधित उर्वरकों का अपने को प्रयोग करना चाहिए। जी, शर्मा साहब ने पहले भी बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में कि अभी भी लगभग 30% ऐसा क्षेत्र है जहां फसलों की बुआई नहीं हो पाई है। शर्मा साहब ये जानना चाहेंगे कि ऐसे क्षेत्र जहां अभी तक फसलों की बुआई नहीं हो पाई है, वहां कौन सी ऐसी फसलें हैं, किस्में हैं जिनका अब बुआई के लिए उपयोग किया जा सकता है और बीज की मात्रा क्या रहेगी, क्या सावधानियां रखनी होगी? ये अच्छा प्रश्न है। इस बार इंद्र देवता की मेहरबानी राजस्थान राज्य पे थोड़ी विलंब से हुई और इसके कारण कई क्षेत्र ऐसे रह गए हैं जहां पर अभी तक बुआई नहीं हो पाई है। तो मेरा किसान भाइयों से ये आग्रह है कि यदि 10 अगस्त तक बुआई योग्य नमी है तो उनको दलहनी फसलों में खासतौर से मोठ, जिसमें काजरी 2 या RMO 40 जैसी जो किस्में हैं जो बहुत अल्प अवधि में पकती है, उनकी बुआई करनी चाहिए। कुछ किसान भाई जिनके पास में जीवन रक्षक सिंचाई की व्यवस्था है वो बाजरा जैसे HHB 67 जो है, RHB 177 है, जो 60 से 70 दिन में पकने वाली किस्में हैं, उनकी बुआई कर सकते हैं बाजरे की। और जिन किसान भाइयों को 10 अगस्त के बाद भी यदि नमी मिलती है और वो बुआई करना चाहते हैं तो सिवाय चारे की फसलों के अतिरिक्त किसी भी चीज़ की बुआई न करें। मेरी ये सलाह है कि 10 अगस्त के बाद यदि बरसात होती है और नमी है तो उस नमी का संरक्षण करें, खेत में जुताई करें, पाटा लगाएं और उस संरक्षित नमी से रबी की जो जैसे तोरिया, तारामीरा जो फसलें हैं उनकी बुआई जल्दी करके और अपन उस नमी का उपयोग कर सकते हैं। जी, शर्मा साहब, अब हम ये जानना चाहेंगे कि खरपतवार नाशी या कीट नियंत्रण के लिए जब कोई भी दवा या रसायन हमारा किसान उपयोग करता है तो उसे क्या सावधानी रखनी चाहिए? ये इस समय बिल्कुल प्रासंगिक प्रश्न है आपका कि आजकल किसान भाई जैसे ही ये बारिश समाप्त होती है और फसलें भी 25 से 30 दिन की है तो अधिकांश किसान भाई खरपतवार को मारने के लिए खरपतवार नाशी रसायनों का खेतों में उपयोग कर रहे हैं और सामान्यतः उन्हीं मशीनों से बाद में वो अपनी कपास, मूंगफली, अरंडी इत्यादि के अंदर कीड़े मारने की चीज़ों का भी रसायनों का छिड़काव करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि खरपतवार नाशी रसायन जो है
ये बहुत क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं और ये दूसरी फसलों के ऊपर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः किसान भाई जिस मशीन को खरपतवार नाशी के लिए प्रयोग में ले रहे हैं, तो उस खरपतवार नाशी का बिल्कुल सेलेक्टिव प्रयोग करें। कृषि विभाग के कार्मिक से पहले उस रसायन का नाम लेवें, मात्रा लेवें, अपनी फसल की अवस्था बताएं और कितने पानी में कितनी दवाई मिलाकर छिड़कनी है, ये पूर्ण जानकारी लेने के बाद खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। और जब खरपतवार नाशी का प्रयोग करके आप निवृत्त हो जाते हैं, तो उस मशीन को सर्फ या पाउडर या साबुन के पानी से कम 3 से 4 बार बहुत अच्छी तरह से उसकी नली, नोजल और मशीन को अच्छी तरह से धोएं और धोने के उपरांत ही उस मशीन को अन्य फसलों पर कीटनाशी रसायनों के छिड़काव के लिए प्रयोग करें। जी शर्मा साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कृषि आदानों की तरफ बढ़ते हुए कि अगर किसानों को उर्वरक खरीदना हो तो किन विशेष बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए? जी, आजकल अधिकांश किसान भाई इस समय खाद बीज की दुकानों पे देखे जा सकते हैं। जैसे ही बारिश हुई है, किसान भाई झुंड के रूप में ट्रैक्टर्स, ट्रॉली और डुग्गो ले लेके और बाज़ारों में आ रहे हैं और वो खाद खरीद के जा रहे हैं। इनमें मैं किसान भाइयों से कुछ आग्रह करना चाहूँगा कि खाद जब वो खरीदना आ रहे हैं, तो पहले तो वो ये निर्णय करें कि उनको कौन सा खाद खरीदना है और कितनी मात्रा में खरीदना है। इसके लिए वो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी से सलाह लेवें और सलाह में जितना बताई गई मात्रा है उतना लेने का प्रयास करें। दूसरा, वो घर से जब भी निकलें तो अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर युक्त जो मोबाइल है उसको अपने साथ में लेके जाएं, क्योंकि पिछले 2 से ढाई साल से अभी सरकार जितने उर्वरकों का विक्रय कर रही है वो सारा पोस्ट मशीन के माध्यम से कर रही है। ये पोस्ट मशीन एक छोटी सी मशीन होती है जिसपे उर्वरक क्रय करने वाला किसान भाई अपना अंगूठा लगाकर अपनी पहचान स्थापित करता है। जब उसके आधार कार्ड के द्वारा आधार नंबर और अंगूठा उस मशीन पे लगाया जाता है, तभी उसके नाम पर वो बिल जनरेट होता है और उसको वो उर्वरक क्रय करना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति अगर किसी कारण से अंगूठा नहीं लगाना चाहता है, तो उसको अपना मोबाइल नंबर साथ ले जाना चाहिए, ताकि उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को वो बताएं दुकानदार को और उस OTP के आधार पे भी वो उर्वरकों का क्रय कर सकता है। इससे फायदा ये रहेगा कि वो कितना उर्वरक खरीद रहा है ये उसके नाम से रिकॉर्ड होगा भारत सरकार के अंदर, और भविष्य में जब कभी इन उर्वरकों का अनुदान सीधा किसान के खाते में आएगा तो ये सारी सूचना उस समय काम आएगी। नंबर 2, जब वो किसान अंगूठा लगाकर अपना बिल जनरेट करवाता है तो उस बिल में उस उर्वरक की सही दर लिखी हुई आती है। जैसे यूरिया का कट्टा 266 रुपये 40 पैसे में मिलना चाहिए। यदि उसने अंगूठा नहीं लगाया और उच्चंत में यूरिया खरीदा है, तो किसान भाई को ये पता ही नहीं लगेगा कि इस यूरिया की वास्तविक कीमत क्या है और मुझे देना कितना है। तो इस प्रकार की जो कोई भी चीज़ें होती हैं या उनके साथ संभावित धोखाधड़ी होती है, उससे बचने के लिए उसको आवश्यक रूप से पोस्ट मशीन के माध्यम से ही उर्वरक खरीदना चाहिए। जी शर्मा साहब, जानना चाहेंगे कि रबी फसलों के लिए अग्रिम तैयारी अगर किसान करना चाहे तो उसे क्या करनी होगी? यह समय किसान भाइयों के लिए जहां एक तरफ खरीफ की फसल को संभालने का है, उसी समय आगामी जो रबी फसल है उसकी योजना भी अभी से किसान भाई को बना लेनी चाहिए। जैसे यदि वो सरसों की बुआई का योजना बना रहा है तो उपयुक्त बीज का चयन करें और उपयुक्त बीज के स्रोत का पता लगाकर उसको क्रय करने की व्यवस्था करें। साथ ही उर्वरकों के लिए, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया है कि एक साथ बाजार में भीड़ से बचने के लिए अभी जिस समय DAP SSP की काफ़ी प्रचुर मात्रा में आपूर्ति है राज्य में, तो उसको इस समय अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रय करके और अभी अपने पास में सुरक्षित रख लेना चाहिए, ताकि जब भी आपको उपयुक्त समय मिले और बुआई का समय आए तो आप बिना किसी विघ्न के अच्छे मुहूर्त पे बुआई कर सकें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं किसानों के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा साहब, आपका भी बहुत बहुत, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। इस समय कृषि में किसानों को क्या विशेष काम करने हैं और किस तरह कृषि आदानों का प्रबंधन करना है।